हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 के बारे में, जो कि 17 सितंबर को रिसेंटली हुआ था। तो बढ़ते हैं। ये जो पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर है जीएस पेपर 2। इसका सिलेबस है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके, तो बढ़ते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि है most significant achievement of modern law in India is the constitutionalization of environmental problem by Supreme Court. Discuss this statement with the help of relevant case laws like NGT, National Green Tribunal, Central Pollution Control Board, and many other bodies which are formed by due to the judgment of Supreme Court. ओके, तो याद रखना, भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण है। सुसंगत वाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, किंतु ये अधिकार असीम नहीं है। टिप्पणी कीजिए। Right of movement and resident throughout the territory of India are freely available to the Indian citizen, but these rights are not absolute। कमेंट करें। जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट में आम लोगों का, जो भारत के नागरिक हैं, उनका जाना या उनको एक परमिट लेना पड़ता है। ओके, वो ऐसे नहीं एंटर कर सकते हैं। ऐसे ही अंडमान निकोबार के कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे हर कोई ऐसे नहीं जा सकता है, इंडियन गवर्नमेंट उनको पास देती है तभी जा सकते हैं। रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपकी राय में भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर लाइक सुप्रीम कोर्ट्स पावर एंड लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, इन सारे ऑर्गन्स के जो पावर हैं उनको किस तरह डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन हैज अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप एट ग्रास रूट। क्या आपको लिखना है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, जैसे जुडिशरी की अलग पावर है, एग्जीक्यूटिव की अलग पावर है, लेजिस्लेचर की अलग पावर है, उन तीनों का जो विकेंद्रीकरण है वो क्या ज़मीनी स्तर पे दिखता है या नहीं, ऐसा कुछ पूछा है उन्होंने। रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक निकाय से संवैधानिक निकाय में रूपांतरण को ध्यान में रखते हुए इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। 150 वर्ड्स में लिखना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिस्कस द रोल ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिसको कि अभी कुछ ईयर पहले ही हमारी गवर्नमेंट ने नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के, तो इसके बारे में लिखना है। गति शक्ति योजना, रिसेंटली जो गति शक्ति योजना थी, बहुत सारे सेक्टर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाने के लिए गति शक्ति योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, तो इसके बारे में आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। द गति शक्ति योजना नीड्स मेटिकुलस कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर टू अचीव गोल ऑफ कनेक्टिविटी। तो ये थी। आगे बढ़ते हैं और सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको भी 10 मार्क्स का, 150 वर्ड्स। दिव्यांगता के संदर्भ में सरकारी पदाधिकारियों और नागरिकों की गहन संवेदनशीलता के बिना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 केवल विधिक दस्तावेज बनकर रह जाता है। टिप्पणी कीजिए। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 रिमेन ओनली अ लीगल डॉक्यूमेंट विदाउट सेंसाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनरीज एंड सिटीजन रिगार्डिंग डिसेबिलिटीज़। मतलब इनका कहना है कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 है, वो जस्ट इन
कागज़ों में ही रह जाता है यदि गवर्नमेंट उनको ठीक से इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट की एजेंसियां उनको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं। रीड क्वेश्चन नंबर 8। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से सरकारी प्रदेय व्यवस्था में सुधार एक प्रगतिशील कदम है। रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम इज अ प्रोग्रेसिव स्टेप बट इट हैज़ इट्स लिमिटेशन टू। जैसे डायरेक्ट बेनिफिट योजना के क्या लाभ हुए, करप्शन में कितना कम हुआ है, उसकी कुछ लिमिटेशन है, आपको उसके बारे में बताना है। एज इंडिया इज एन ओल्ड एज फ्रेंड ऑफ श्रीलंका, डिस्कस इंडियाज रोल इन रिसेंट क्राइसिस इन श्रीलंका इन लाइट ऑफ प्रोसीडिंग स्टेटमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि श्रीलंका में इकॉनमिक क्राइसिस चल रहा है पिछले 1 ईयर से, तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो इंटरनेशनल रिलेशन से इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस के बारे में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बिम्स्टेक और सार्क हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, तो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आना लाजमी था। तो डू यू थिंक द बिम्स्टेक इज अ पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन लाइक सार्क। जैसा कि हम जानते हैं कि सार्क इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल, क्योंकि पाकिस्तान इज मेंबर ऑफ सार्क एंड ड्यू टू पाकिस्तान इंडिया डोंट कंडक्ट रेगुलर मीटिंग ऑफ सार्क। सार्क की फंक्शनिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, तो इसीलिए बिम्स्टेक उसका ऑप्शन बन रहा है। आपको बताना है कि बिम्स्टेक की कंट्रीज़ क्या हैं और वो कैसे इंटरेस्ट इंडिया के उनके साथ शेयर होते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि 15 नंबर का है और आपको 250 वर्ड में लिखना है। तो क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रोसीजर टू डिसाइड डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ इलेक्शन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। यहाँ इन्होंने पूछा है कि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या जो होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका इलेक्शन का कुछ डिस्प्यूट होता है। जैसा कि हम जानते हैं कुछ दिन पहले बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उन्होंने ऐसा केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कोलकाता में कि उनका इलेक्शन ठीक से नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, तो उसी के रिगार्डिंग ऐसा कुछ है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 ऐसा क्या आपको कुछ प्रोविज़न प्रोवाइड कराता है कि नहीं। ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को पूछा गया है इसमें। रीड क्वेश्चन नंबर 12 है, डिस्कस द इसेंशियल कंडीशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बाय द गवर्नर। गवर्नर की जो लेजिस्लेटिव पावर होती है उनके बारे में डिस्कस करना है। डिस्कस द लीगलिटी ऑफ री-प्रोमुलेशन ऑफ ऑर्डिनेंस बाय द गवर्नर विदाउट प्लेसिंग देम बिफोर द लेजिस्लेचर। ऑर्डिनेंस की जो पावर है उसके बारे में डिस्कस करना है। रीड क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि भाई द नेशनल पॉलिटिक्स पार्टीज इन इंडिया फेवर सेंट्रलाइजेशन, रीजनल पार्टीज आर इन फेवर ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी। जैसा कि हम जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि उसकी पावर के अंडर ही सारी स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूट रहें, बट स्टेट गवर्नमेंट चाहती हैं कि उनका एक अलग ही रिप्रेजेंटेशन है। इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14, क्रिटिकली एग्जामिन प्रोसीजर थ्रू विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस आर इलेक्टेड। आपको बताना है कि इंडियन प्रेसिडेंट और फ्रांस प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है, उनके दोनों को प्रोसीजर को यहाँ आपको लिखना है। 250 वर्ड्स में काफ़ी वर्ड हैं। डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द लाइट ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसने कैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को मतलब इतने सारे ईयर्स में इवॉल्व किया है, अच्छा बनाया है, इसके बारे में आपको लिखना है। Besides the welfare scheme, India need deft management of inflation and unemployment to serve poor and underprivileged section of society। यहाँ आपको बताना है कि वेलफेयर स्कीम के अलावा इन्फ्लेशन और बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए, उनका सोल्यूशन के लिए पोर और जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन सोसाइटी का उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, Do you agree with the view that encouraging dependence on donor agencies for development reduce importance of community participation in development process? क्या आप इस बात से सहमत कि विकास से दाता अभिकरणों पर बढ़ती निर्भरता विकास प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी के महत्व को घटाती है। आपको 250 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है। डू यू एग्री विद द व्यू दैट इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन डोनर एजेंसीज, जैसे बहुत सारे कंट्री जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक
लोन देते हैं बहुत सारे। क्या किसी कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए ऐसे कंट्रीज से लोन लेना चाहिए। प्राइवेट बैंक भी हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक और भी हैं बहुत सारी, तो इसी के बारे में आपको लिखना है। रीड क्वेश्चन नंबर 18। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 रिमेन inadequate in promoting incentive based system for children's education without generating awareness about इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल एनालाइज। स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न किए बिना बच्चों की शिक्षा में प्रेरणा आधारित होते हुए संबंध आपको लिखना है यहाँ। राइट फ्री एजुकेशन एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट जो 2009 में आया था उसके बारे में। हाउ विल आई टू यू टू इंडिया इजराइल यूएई यूएसए ग्रुपिंग ट्रांसफॉर्म इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। अभी रिसेंटली एक नया जो ग्रुप बना है इंडिया इजराइल और यूएई यूएसए के, उसके बारे में आपको इंटरनेशनल रिलेशन में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है उन कंट्रीज़ के बीच में ये लिखना है। क्लीन एनर्जी इन ऑर्डर ऑफ डेज डिस्क्राइब ब्रीफली इंडिया चेंजिंग पॉलिसी टुवर्ड क्लाइमेट चेंज इन वेरियस इंटरनेशनल फोरा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जियो पॉलिटिक्स। तो आपको भाई सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी के बारे में मोस्टली आपको सब लिखना है। तो बढ़ते हैं, चलो मिलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पेपर के साथ।